भाग 3 शहर ने जो सीखा। 1978 से 1983 के बाद की कहानी। 30 अक्टूबर 1983 की वह सुबह, जब यरवदा जेल में 4 फांसियां दी गईं, तो सिर्फ 4 जिंदगियां नहीं खत्म हुई, बल्कि पुणे के इतिहास का एक काला अध्याय बंद हुआ। लेकिन सवाल यह था, क्या सच में सब खत्म हो गया था? जेल के बाद की खामोशी। सुहास जोशी, राजेंद्र झवेरी, दिलीप कलकुंडे और जयंत सुमार, चारों अब मिट्टी में समा चुके थे। लेकिन यरवदा जेल की दीवारों पर उनके कदमों की गूंज सालों तक सुनी गई। जेल के एक अधिकारी ने बाद में कहा, वे शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे उन्हें कोई पछतावा नहीं बल्कि गर्व हो। पुणे की बदलती हवा। फांसी के बाद भी पुणे कई महीनों तक दरासमा रहा। लोग अब भी दरवाजे बंद करके सोते, बच्चों को शाम के बाद बाहर खेलने नहीं भेजते। धीरे धीरे शहर ने राहत की सांस ली, लेकिन उस दौर का भय अब शहर की सांस्कृतिक स्मृति बन चुका था। अखबारों ने लिखा, पुणे ने अपने ही बच्चों से सबक लिया है। पुलिस और न्याय व्यवस्था में बदलाव। इस केस के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने क्रिमिनल प्रोफाइलिंग यूनिट शुरू की। पहली बार पुलिस ने अपराधियों की मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल बनाने पर जोर दिया। 1979 में पुणे पुलिस अकादमी में सीरियल मर्डर पैटर्न्स पर एक पूरा कोर्स शुरू हुआ, जिसमें जोशी अभ्यंकर केस को अध्ययन उदाहरण के रूप में पढ़ाया गया। इससे देश भर में अपराध विश्लेषण और व्यवहार विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ी। मीडिया की भूमिका। यह केस भारत में क्राइम रिपोर्टिंग के इतिहास में भी मील का पत्थर बना। 1970 के दशक में पहली बार मीडिया ने पुलिस से सवाल पूछे, साक्षात्कार किए, कोर्ट सुनवाई की कवरेज की। लोकमत और इंडियन एक्सप्रेस ने हेडलाइन दी, शिक्षित हत्यारे, पुणे की आत्मा पर धब्बा। समाज ने पहली बार महसूस किया कि अपराध वर्ग या शिक्षा से नहीं, मानसिकता से उपजता है। परिवारों का दर्द। जो लोग मारे गए, उनके परिवारों की कहानियां उतनी चर्चित नहीं रहीं। कई परिवार शहर छोड़कर चले गए। एक बची हुई बेटी ने बाद में कहा, हम सिर्फ अपने माता पिता को नहीं, अपनी पहचान को भी खो बैठे। अभ्यंकर रोड के उस घर में आज भी लोग रात में जाने से कतराते हैं। कहते हैं वहां अजीब सन्नाटा है, जैसे दीवारें अब भी पूछ रही हों, क्यों? अपराधियों की मानसिकता पर अध्ययन। 1985 में पुणे विश्वविद्यालय के एक मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर ने इस केस पर शोध किया। उनका निष्कर्ष था, यह हत्या आर्थिक कारणों से नहीं, बल्कि शक्ति, नियंत्रण और भय के रोमांच से प्रेरित थी। सुहास जोशी को उन्होंने नार्सिसिस्टिक साइकोपैथ बताया, जो खुद को कला और अपराध दोनों में सृजनकर्ता मानता था। उसने अपनी डायरी में लिखा था, हमारे हर वार में एक पैटर्न है, जैसे कैनवास पर ब्रश स्ट्रोक। यह पंक्ति आज भी अपराध मनोविज्ञान की किताबों में उद्धृत की जाती है। कला और अपराध। विडंबना यह थी कि चारों अपराधी कला के विद्यार्थी थे, जो सौंदर्य, रंग और रचना के माध्यम से जीवन को समझने निकले थे। लेकिन वही कला जब नैतिकता से अलग हुई, तो उसने मौत को रचना बना दिया। मराठी थिएटर में बाद में एक नाटक बना, मुक्काम पोस्ट पुणे, जिसे दर्शकों ने भय और प्रशंसा दोनों से देखा। यह केस मराठी सिनेमा का स्थायी हिस्सा बन गया। समाज की आत्मा में दरार। इस घटना के बाद पुणे में पेरेंट्स मीटिंग्स, मोरल साइंस क्लासेस और युवा परामर्श शुरू किए गए। माता पिता अब अपने बच्चों से सिर्फ क्या पढ़ा नहीं पूछते थे, बल्कि क्या सोचते हो भी पूछने लगे।
शहर समझ गया कि शिक्षा और संस्कार दो अलग चीजें हैं, और अगर किसी समाज में मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी हो तो वहां सबसे बड़ा खतरा अंदर से आता है। केस का सांस्कृतिक असर। जोशी अभ्यंकर केस पर कई किताबें और डॉक्यूमेंट्री बनी। 1980 के दशक में मराठी पत्रकार अनिल साने ने इस पर एक पुस्तक लिखी, जिसमें पुलिस की जांच के अनदेखे पहलू सामने आए। कुछ साल बाद बीबीसी और दूरदर्शन दोनों ने इस पर फीचर एपिसोड प्रसारित किए। विदेशी क्राइम शो वर्ल्ड्स मोस्ट शॉकिंग मर्डर्स में भी यह केस शामिल हुआ। समय का फैसला। अब उस घटना को हुए लगभग 5 दशक हो चुके हैं। अभ्यंकर रोड पर नई इमारतें खड़ी हैं। लोग वही सड़कों से रोज गुजरते हैं, पर पुराने लोग अब भी फुसफुसाते हैं। यह वही सड़क है जहां पुणे ने अपने बच्चों को खोया था। जोशी अभ्यंकर केस अब किताबों में बंद है, लेकिन हर बार जब किसी छात्र का नाम अपराध से जुड़ता है तो वही सवाल लौट आता है, क्या हमने सच में कुछ सीखा? नैतिक संदेश। यह कहानी सिर्फ हत्याओं की नहीं, बल्कि उस समाज की है जिसने अपनी ही छवि का अंधेरा देखा। 4 शिक्षित नौजवान जिन्होंने अपनी प्रतिभा को विनाश में बदल दिया। उनकी मौत ने शायद अपराध खत्म किया, लेकिन सवाल छोड़ गई, अगर वही बच्चे जिन्हें हमने स्कूल भेजा एक दिन हत्यारे बन जाएं, तो जिम्मेदार कौन? अंत का सन्नाटा। शायद इस कहानी का कोई सुखांत नहीं है, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, बस हमें भीतर से बदल देती हैं। जोशी अभ्यंकर केस ने हमें यही सिखाया कि बुराई कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर की चुप्पी में छिपी होती है। समापन। यह कहानी सुनने के बाद अगर आप थोड़ा ठहर जाएं, थोड़ा सोचें, तो शायद वही इसका असली मकसद है।